हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल बायो बेसिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में और इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरह से एंजाइम्स किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा एंजाइम ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब कोई सबस्ट्रेट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां पर कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकेज होता है और कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। जब भी कोई सबस्ट्रेट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकेज होगा, टूटना होगा, और कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। अब वो जो बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, उसको होने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एंजाइम काम कैसे करते हैं, उसी चीज को आज हम इस ग्राफ के थ्रू समझने वाले हैं। यहां पर दो रिएक्शंस हमने दिखाई गई हैं। पहली रिएक्शंस में आप यहां पे देखेंगे कि एंजाइम विद सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बाद में ये प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है और एंजाइम रिएक्शंस में यूज नहीं होता है, बाहर निकल जाता है और वापस फिर आ जाता है दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जो हमने बस वाला एग्जांपल लिया था उसको यहां पर आप कोरिलेट कर सकते हैं। बस के अंदर पैसेंजर्स बैठ जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे आते हैं और बाद में पैसेंजर अपनी जगह पर उतर जाते हैं और बस वापस आ जाती है फिर से और पैसेंजर्स को लेने के लिए। यहां पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और कोई एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, वो भी विदाउट एंजाइम्स, सो 200 मॉलिक्यूल्स पर आर कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर वो विद एंजाइम्स कन्वर्ट होते हैं तो 216 इंटू 10 टू द पावर 8 मॉलिक्यूल पर आर कन्वर्ट होते हैं। डिफरेंस देखिए कितना गुना रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं एंजाइम्स। अब इसी रिएक्शंस को हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जब भी किसी ग्राफ को हम रीड करते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है उसके एक्सिस को समझना। एक्सिस में यहां पर वाई एक्सिस पर जो लिया गया है वो पोटेंशियल एनर्जी ली गई है और एक्स एक्सिस पर लिया गया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां पर यानी कि किसी सबस्ट्रेट की या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी की बात की गई है इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बताई गई है कि रिएक्शंस कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। तो यहां पे दो ग्राफ बनाए गए हैं। पहले ग्राफ में आप देखेंगे कि जिस टाइम पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एंजाइम, जो ब्लैक कर्व हमने बनाया गया है, तो ब्लैक कर्व में आप देखेंगे कि पीक बहुत ज्यादा है और अगर कोई पैसेंजर यहां से ऐसे जाता है उसे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा यहां तक आने में, और अगर कोई पैसेंजर यहां से जाता है, इस रास्ते से जाता है, तो उसे कम टाइम लगेगा, रास्ता छोटा कर दिया। तो कोई सबस्ट्रेट जब विदाउट एंजाइम एक रिएक्शन को प्रोसेस, एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इट मींस उसको एक्टिव होने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहां पर ये जो पीक बन रही है, ये पीक क्या है? ये पीक है एक इक्विलिब्रियम स्टेज। इसको हम बोलते हैं इट इज इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज, और यू कैन से इट इज ट्रांजिशन स्टेज, राइट? तो ये ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेज भी कह सकते हैं। तो ये वो स्टेज आ गई जिस टाइम पर एंजाइम के बिना एक सबस्ट्रेट, ना तो वो सबस्ट्रेट ही रहा और ना ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। इट मींस समवेयर इन मिड। जैसा मैंने कहा कि
जिस टाइम पर एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां पर कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकेज होता है और कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब उस सबस्ट्रेट के कुछ बॉन्ड्स तो टूट गए, यानी कि वो सबस्ट्रेट जो था वो एज इट इज नहीं रहा, लेकिन वो पूरी तरह से प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो बीच की स्टेज जो कहलाती है वो कहलाती है ट्रांजिशन स्टेज। अब यहां पर आप देखेंगे कि जिस टाइम पर हम इस ग्राफ की जो ब्लैक वाला है इंडिकेट कर रहा है, अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स किसी रिएक्शन को ना तो स्टार्ट करते हैं, ना उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ना ही वो किसी सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज करते हैं। ध्यान रहे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स डू नॉट चेंज इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। सबस्ट्रेट की जो इनिशियल एनर्जी है ना उसको चेंज करते हैं, जब प्रोडक्ट की फाइनल एनर्जी आएगी ना उसको चेंज करते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। केवल एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो इंडिकेट है, ये जो कर्व है, ये कर्व इंडिकेट कर रहा है इट इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो एंजाइम ने क्या कम कर दिया, यहां पर देखिएगा आप डिस्टेंस, अगर इसका हम एक मेजरमेंट करें तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। तो एंजाइम्स ने क्या कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब हम समझते हैं कि इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि अगर यहां पर ये जो ब्लैक कर्व हमने दिखाया है इट इज CO2 प्लस H2O, ये हमारा सबस्ट्रेट है। CO2 H2O जब इसके थ्रू जाता है तो यहां पर बनता है भाई 200 मोलिक्यूल पर आर। ब्लैक से तो ऐसा बन रहा है, यानी कि विदाउट एंजाइम इतना बन रहा है प्रोडक्ट। लेकिन जिस टाइम पर एंजाइम्स की जगह क्या आ जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये ऑलरेडी बातें हम कर चुके हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से जिस टाइम पर यहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो टोटल कितना बनेगा, 216 इंटू 10 टू द पावर 8 मोलिक्यूल पर आर। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था 36 इंटू 10 टू द पावर 6 मोलिक्यूल पर मिनट। तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो ये मॉलिक्यूल्स बन रहा है, ये क्या मॉलिक्यूल्स बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा बनेगा H2CO3। आई होप यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक चीज और यहां पर समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय substrate to reach at transition state। वो एनर्जी जो किसी सबस्ट्रेट को उसके ट्रांजिशन स्टेज तक ले जाए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी। या यूं कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेज एंड सबस्ट्रेट एनर्जी, ये भी हम कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी हम एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। एक बात यहां पर आपको और याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स डू नॉट चेंज द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनिशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, और फाइनल एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ना तो वो सबस्ट्रेट की एनर्जी को चेंज करेंगे और ना ही वो प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज करेंगे। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। किस तरीके से, कौन सा तरीका है जिस तरीके से एंजाइम काम करते हैं। तो यहां पर दो थ्योरीज जो हैं, दो मॉडल्स यहां पर प्रेजेंट किए गए हैं अभी तक। द वन इज
lock and key model and another one is induced fit model. ध्यान रहे, lock and key model and induced fit model. Lock and key model was given by Emil Fischer and induced fit model was given by कोशलैंड. ये जो मॉडल है ये दिया गया कोशलैंड के द्वारा और ये जो मॉडल है ये दिया गया एमिल फिशर के द्वारा. क्या कहते हैं लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग, समझते हैं. जिस तरह से हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है, किसी भी लॉक को खोलने के लिए उसकी अपनी एक स्पेसिफिक की होती है, उसी तरह से एमिल फिशर ने बताया कि उसी तरह से हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है. चलिए जी, इस एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि क्या लॉक एंड की मॉडल को किस तरह से एमिल फिशर ने समझाया. सपोज इट इज एन एंजाइम, इसको मैं ई से इंडिकेट कर रहा हूं. और जैसा कि हम जानते हैं कि एंजाइम्स में कुछ ऐसी पॉकेट्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एक्टिव साइट. ध्यान रहे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जो पॉकेट्स होती हैं जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. ये भी मैंने आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर में बताया था कि इस एक्टिव साइट में जो बाहर की तरफ है, जो बाइंड होने वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं. तो यहां पर एमिल फिशर ने बताया कि अगर किसी एक्टिव साइट का साइज इस तरह का है तो वहां पर जो सबस्ट्रेट होगा उसका साइज भी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्टिव साइट, उस खांचे में फिट होने के लिए जो सबस्ट्रेट है उसका साइज अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट होगा. जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर में अगर आप देखें तो ये वाला मार्कर बड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, फिट हो जाता है, राइट. और अगर मैं इस मार्कर को इसमें एडजस्ट करूं तो ये फिट नहीं हो रहा है, लूज कनेक्शन से. यहां पर ये वाला जो है ये इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है. तो ये इंड्यूस्ड, ये लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब हर मार्कर का अपना एक ये कैप है, राइट. उसी तरह से इस एंजाइम का यहां पर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, या यूं कह लें कि इस सबस्ट्रेट का ये स्पेसिफिक एंजाइम है. और उन्होंने कहा कि ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम में बिल्कुल उसी तरह से फिट होता है जिस तरह से किसी लॉक के अंदर कोई की फिट होती है. और बाद में ये एंजाइम एज इट इज बाहर निकल जाता है और ये सबस्ट्रेट, इसको हम क्या बोलेंगे, ES कॉम्प्लेक्स. और यहां पर बाद में ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कुछ भी मान लें, ये दो प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट हो गया. ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया. कुछ भी बना सकते हैं, राइट. तो ये बताया एमिल फिशर ने. मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा. फिर से एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं. जिस तरह से हर एक लॉक की अपनी एक चाबी होती है, उसी तरह से हर एक एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट्स में जो पॉकेट बनी होती है, जो ग्रूव्स बनी होती है, वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट होती है. तो वो सबस्ट्रेट वहां पर बड़ी आसानी से जाकर फिट हो जाता है और बाद में उस रिएक्शन को प्रोसीड कर दिया जाता है. यह बताया था एमिल फिशर ने. अब हम समझते हैं कोशलैंड की थ्योरी, दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. According to Coastland induced fit model, the active site of enzymes are not according to the substrate. जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं है. यहां पर आप देखेंगे कि दोनों की जो शेप है वो मैच नहीं हो रही है. तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि या तो खुद सबस्ट्रेट के थ्रू या सबस्ट्रेट के अलावा किसी और मॉलिक्यूल्स के थ्रू या किसी और फैक्टर के थ्रू ये एक्टिव साइट
कॉन्फर्मेशन चेंज करके अपनी शेप को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। फिर से समझिए, जिस तरह से एक हम बात करते हैं, सपोज इट्स अ ग्लव, ये हमारे पास हाथ में पहनने वाला कोई दस्ताना है, जैसे ग्लव्स जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब इस ग्लव्स को अगर आप हाथ से उतार कर रख दें, हाथ से उतार कर रख दें, तो ये वाली फिंगर ऐसे भी पड़ी हो सकती है, ये वाला एरिया ऐसे भी पड़ा हो सकता है, लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें अपना हाथ घुसाते हैं तो जो फिंगर्स की पोजीशंस हैं वो एकदम से उसी पोजीशन में आ जाती हैं जिस पोजीशन में हमारे हैंड्स की फिंगर होती हैं। समझना बात को, कि जब तक हमने इसमें अपना हाथ नहीं डाला था तब तक जो ग्लव्स की जो फिंगर्स थी, जो एम्प्टी स्पेस था, वो किसी भी शेप में पड़ी है। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर अपना हाथ डालना शुरू करते हैं वो ग्लव्स एक शेप लेनी शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू आवर हैंड और आवर फिंगर। तो उसी के एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि जो एंजाइम्स हैं उनकी जो एक्टिव साइट हैं वो फिंगर्स, यानी कि ये फिंगर्स हैं यहां पर, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है जैसे ही वो एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, यहां से चेंज होता है एंजाइम के एक्टिव साइट में। कैसा चेंज होता है? कन्फर्मेशनल चेंज। कॉन्फर्मेशनल चेंज क्या होता है? कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है कि एंजाइम्स अपने अमाइनो एसिड्स की जो ओपनिंग्स होती हैं उनको कुछ को तो पीछे ले जाते हैं और कुछ को आगे ले आते हैं। समझना इस बात को कि सपोज करें ये हमारा, जैसे हम जानते हैं कि एक प्रोटीन है जो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर लेकर इन्होंने अपनी एक शेप बना ली लाइक दिस, यानी कि यहां पर कुछ अमाइनो एसिड्स अरेंज हो गए इस तरह से एक्टिव साइट में। तो कुछ अमीनो एसिड्स को तो पीछे की तरफ ले जाएंगे और कुछ अमीनो एसिड्स को फ्रंट पे ले आएंगे। तो वो वहां पर इस तरह की जो परफॉर्मेंस की जाती है एंजाइम के थ्रू, उसको हम बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल चेंज। तो जैसे ही ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो यहां पर ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट क्या कर देता है? कन्फर्मेशनली चेंज कर देता है। और इसी को कहा इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस किया गया ताकि वो फिट हो जाए, इसलिए नाम दिया गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो यहां पर हमने, आपको याद रहे कि यहां पर हमने एक साइट और बनाई है, इस साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये एलोस्टेरिक साइट किस लिए है? ये एलोस्टेरिक साइट कोई जरूरी नहीं कि ये सबस्ट्रेट ही इसको कन्फर्मेशनली चेंज करे, कोई ऐसा फैक्टर भी हो सकता है जो इसको कन्फर्मेशनली चेंज करे। सपोज करें कि यहां पर ये एंजाइम आकर बाइंड हुआ और यहां पर अभी भी वो चेंज नहीं हुआ, तो यहां पर जरूरत पड़ती है एक और फैक्टर की जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। याद रहे इसको हमने क्या बोला? कोफैक्टर। तो इस कोफैक्टर की वजह से, तो इस बार जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? कोफैक्टर की वजह से आ रहा है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल या तो सबस्ट्रेट की वजह से ये कन्फर्मेशनल चेंज होगी या फिर इस कोफैक्टर की वजह से होगी, लेकिन पहले से वो वैसी ही शेप में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कहा कोशनैन ने। फिर से रिमाइंड करते हैं, यहां पर जो एक्टिव साइट की शेप है वो सबस्ट्रेट के लिए सुटेबल नहीं है या उसके लिए फिट वहां पर नहीं हो रही है। तो जिस टाइम पर ये सबस्ट्रेट, अभी इसको भूल जाते हैं, जिस टाइम पर ये सबस्ट्रेट यहां पर इस एक्टिव साइट के पास आके बाइंड होता है, बहुत लूज कनेक्शन के जैसे उसके कांटेक्ट में आता है, तो थोड़ा सा जो कनेक्शन यहां पर बनता है, इन कनेक्शंस की वजह से ही वहां पर कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है और ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट चेंज कर देता है।
एक तो हो गया ये, या सबस्ट्रेट के अलावा कोई दूसरा फैक्टर उस एंजाइम की एक्टिव साइट में कन्फर्मेशनल चेंज करता है। तो यहां पर जो कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर एंजाइम की क्या चेंज कर रहा है? कन्फर्मेशनल चेंज कर रहा है। किसमें? एक्टिव साइट में। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट दिस इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। अब थोड़ा सा एलोस्टेरिक साइट के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है एलोरिस्टिक साइट और किस तरह से एलोरिस्टिक साइट्स कंट्रोल करते हैं। ये अभी हमने समझा कि एक कोफैक्टर किस तरह से एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। वो कोफैक्टर एलोस्टेरिक साइट्स पे जाकर बाइंड होता है, यानी कि वो साइट जो एक्टिव साइट से अलग है। नोट डाउन कर लेते हैं। इनहिबिशन और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ध्यान रहे वर्ड हमने क्या लिखा है? इनहिबिशन वर्ड भी लिखा हुआ है कि एलोस्टेरिक साइट्स पर मॉलिक्यूल्स ऐसा भी आकर बाइंड हो सकता है जो उस रिएक्शन को इनहिबिट कर दे और एक्टिवेट भी कर सकता है। कैसे करता है इनहिबिशन, उसको अभी हम समझने वाले हैं थोड़ी देर बाद में। इनहिबिशन और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बाय अ स्मॉल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। क्या है ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स? इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया कोफैक्टर। यहां पर हमने कोफैक्टर वर्ड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि कोफैक्टर जो है वो एक्टिवेट करता है, लेकिन कुछ ऐसे इनहिबिटर्स भी होते हैं जो एलोस्टेरिक साइट्स पर बाइंड हो जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शंस को इनहिबिट करते हैं। इसलिए यहां पर ये कोफैक्टर वर्ड हमने यूज नहीं किया क्योंकि यहां पर सेंटेंस में हमने इनहिबिशन और एक्टिवेशन दोनों वर्ड यूज किए। सो इनहिबिशन और एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम बाय अ स्मॉल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स दैट इंटरेक्ट्स एट अ साइट। अभी हमने पीछे पढ़ा, एक ऐसी साइट पर जाकर बाइंड होता है जो एक्टिव साइट से अलग होता है। इंटरेक्ट्स एट अ साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। इंपॉर्टेंट है, याद रहे वर्ड। एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड हो रहा है अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से अलग होता है और एक्टिव साइट को हम कैटालिटिक साइट भी कह देते हैं। नाउ क्या चेंज आता है? इट ब्रिंग्स कॉन्फर्मेशनल चेंजेस इन दी एंजाइम। एंजाइम्स के अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा तभी तो वो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को सपोर्ट करता है। सो इट इज द बेसिस ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अभी हमने बात करी कोफैक्टर की। पहले हम समझ लेते हैं कि इनहिबिशन वर्ड हमने यहां पर यूज क्यों किया। देखिएगा क्या होता है कि यहां पर ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम पर यहां पर ये एलोस्टेरिक साइट है। इस एंजाइम में यहां पर ये फिट हो गया। इस बार हमने चेंज नहीं किया है, याद रहे सबस्ट्रेट का और एक्टिव साइट का हमने सेम रखा है, लेकिन एलोस्टेरिक साइट वहां पर है। अब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है इसमें। सपोज करो ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और हमारा एंजाइम एज इट इज बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की अमाउंट सबस्ट्रेट की अमाउंट से बहुत ज्यादा हो जाती है, जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाता है तो यही प्रोडक्ट वापस जाकर उस साइट से बाइंड हो जाता है। प्रोडक्ट गोइंग बैक टू द एंजाइम एंड बाइंडिंग टू द एलोस्टेरिक साइट। और जब एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो जाएगा तो वहां पर कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा और वो कॉन्फर्मेशनल चेंज सपोज करो ऐसा आ जाता है। और जब ये कन्फर्मेशनल चेंज यहां पर ऐसा आ जाएगा तो जो हमारा सबस्ट्रेट था वो सबस्ट्रेट अब यहां पर फिट नहीं हो रहा है, वो यहां पर नहीं बाइंड हो रहा है। तो जिस टाइम पर ये यहां पर नहीं बाइंड होगा तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? वो इनहिबिट हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये बात आपको यहां पर समझनी है कि जो प्रोडक्ट है वो भी पीछे जाकर रेट ऑफ रिएक्शंस को रोक सकता है और कंट्रोल कर सकता है। कहां बाइंड करेगा? एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड करेगा। और इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। याद रहे इस बात को। फीडबैक इनहिबिशन में इनहिबिट कौन कर रहा है? प्रोडक्ट। उसी रिएक्शन का प्रोडक्ट
एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड होता है, उस एंजाइम की कॉन्फर्मेशनल चेंज लाता है, चेंज आ जाता है एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट से और सबस्ट्रेट नहीं बाइंड होता है, और जब और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा सो देयर इज नो रिएक्शन। अब बात कर रहे थे हम कोफैक्टर की। कोफैक्टर वो कंपोनेंट है, पहली बात तो ये ध्यान रहे कि कोफैक्टर रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर रहा है, ध्यान रहे। एलोस्टेरिक साइट पर कोफैक्टर भी बाइंड हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बाइंड हो सकता है, और प्रोडक्ट भी आकर बाइंड हो सकता है, याद रखना इस बात को। लेकिन यहां पर हम कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, तो कोफैक्टर क्या होते हैं? वो ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ना तो एंजाइम्स हैं और ना ही वो सबस्ट्रेट का हिस्सा है, ना तो वो एंजाइम का हिस्सा है और ना ही सबस्ट्रेट का हिस्सा, लेकिन उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए की जरूरत होती है, तो ड्राइवर अगर अपनी सीट पे बैठा है और सारे पैसेंजर भी अपनी सीट पे बैठे हैं, तो वो बस तब तक आगे नहीं चलेगी जब तक वहां पर कीज को लगा के इग्निशन ना किया जाए, जब तक वो गाड़ी स्टार्ट ना किया जाए तो वो रिएक्शंस आगे प्रोसीड नहीं होगी। बहुत छोटा मॉलिक्यूल है लेकिन बहुत इसेंशियल मॉलिक्यूल है। रेट ऑफ रिएक्शन को आगे प्रोसेस करने के लिए, या यूं कह लें कि एंजाइम को एक्टिव करने के लिए कोफैक्टर का होना जरूरी है। तो कोफैक्टर क्या करते हैं? बेसिकली एक्टिवेट्स द एंजाइम। सो कंपोनेंट्स अदर देन सबस्ट्रेट, ना तो वो सबस्ट्रेट का हिस्सा है और ना ही वो एंजाइम्स का हिस्सा है। कोफैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, वो को एंजाइम्स भी हो सकते हैं और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। जो कोएंजाइम्स होते हैं इसमें हमारे आ जाते हैं विटामिन्स, राइट? थायमीन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, बहुत सारे ऐसे हैं, लेक्चर उसी पे बनाएंगे। तो विटामिन्स जो होते हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं, और याद रहे एक बात कि ये लूजली बाउंड होते हैं, ये बहुत टाइटली बाइंड नहीं करते हैं एंजाइम्स के साथ में। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं? ये मेटालिक आयन होते हैं। मेटालिक आयंस, मेटालिक आयंस में जैसे मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। सो ये कोफैक्टर की तरह से काम करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स को इन कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ग्लाइकोलाइसिस का ही पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एंजाइम तब तक इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता जब तक वहां पर मैग्नीशियम आयन ना हो। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत टाइटली बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट्स के साथ, सॉरी एंजाइम्स के साथ, और तब तक अलग नहीं होते हैं जब तक वो एंजाइम डीनेचर ना हो जाए। लेकिन जो कोएंजाइम्स होते हैं वो बहुत लूजली बाइंड करते हैं और बड़े आराम से फिर से अलग हो जाते हैं और फिर से नई रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि एंजाइम्स जो कि कोफैक्टर के बिना है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। और ये एपो एंजाइम, ये ध्यान रहे क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछी गई है ऐसे ही। सो एंजाइम्स जो कि एपो एंजाइम कहला रहा है इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी कि तब तक जब तक उसके साथ कोफैक्टर बाइंड नहीं हुआ है, और जैसे ही उसके साथ कोफैक्टर बाइंड होता है ये एंजाइम्स बन जाता है होलो एंजाइम, और जो कि हो जाता है एक्टिव। फिर से समझिएगा, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इक्वल्स टू होलो एंजाइम। ये एज इट इज क्वेश्चंस पूछा गया है नीट के अंदर। एपो एंजाइम्स प्लस कोफैक्टर इक्वल्स टू होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एक्टिव फॉर्म होती है और एपो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म है। जब तक कोफैक्टर वहां पर बाइंड नहीं होगा तब तक वो रिएक्शंस आगे प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स वहां पर इन है। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगे। अगले लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और